मान सम्मान को दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा में जय जवान जय किसान के नारे को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा में जय संविधान के नारे की गूंज हरियाणा से पूरे देश में पहुंचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन, हरियाणा के बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत, हरियाणा के नौजवान को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी, हरियाणा कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम, हरियाणा के किसान को एमएसपी की गारंटी। आपको पता है, ये बात आप तक पहुंचली कि नहीं पहुंचली, कि देश में सबसे ज्यादा वोट विपक्ष की सबसे ज्यादा वोट, इंडिया गठबंधन की सबसे ज्यादा वोट, कांग्रेस की सबसे ज्यादा वोट प्रदेश में आई। हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस की पूरे देश में, जो 47.6% वोट, बीजेपी से ज्यादा वोट। हम 5 लोकसभा सीट जीते, लेकिन बीजेपी से ज्यादा मत प्रतिशत भी हमें मिला। बीजेपी से ज्यादा सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली। हरियाणा में आपने देखा, हरियाणा में रिकॉर्ड बना पिछली 2019 के मुकाबले। अगर बढ़ोतरी का रिकॉर्ड बना कि भाई एक सीट में सबसे ज्यादा वोट कहां बढ़ी, तो कहां बढ़ी एक सीट में सबसे ज्यादा वोट? मैं बधाई देता हूं जिनको नहीं पता हो, कईयों को तो पता चल रही है बात। सबसे ज्यादा देश में एक सीट पर एक पार्टी की वोट बढ़ी, तो पिछले इलेक्शन 2019 के मुकाबले कांग्रेस की 33% वोट बढ़ोतरी है, 33% हिसार के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं कि बहुत सी जो बातें उनका जवाब है, बहुत सी बातों का जवाब है। इतनी मत प्रतिशत बढ़ना एक सीट पर, और ये आशीर्वाद जयप्रकाश जी को मिलना, मैं समझता हूं कि आप सबके उनके प्रति उनकी भावना और हिसार लोकसभा क्षेत्र की भावना, जो हिसार लोकसभा क्षेत्र ने इस बार साफ संकेत दिया है। पिछली बार तो थोड़ी सी चीटिंग हो गई थी आपके साथ, हो गई थी कि नहीं हो गई थी चीटिंग? पिछली बार लोग, हिसार लोकसभा के लोग बीजेपी की सरकार को दोबारा बनाने के पक्ष में नहीं थे। जेजेपी को जिताया, जाके चंडीगढ़ में सरकार बनवा दी बीजेपी। यही बनी कि नहीं यही बनी? हिसार लोकसभा के 9 में से 5 विधायक बीजेपी के खिलाफ, 4 जेजेपी के और 1 कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस। मगर जब सरकार चली तो 5 के 5 बीजेपी ने, 5 के 5 जाके बीजेपी के आगे बीजेपी में चले गए। क्यों चले गए, क्या चले गए, उसको नहीं आता। मगर जनता से विश्वासघात, जनता को तो कोई कुछ मानना ही नहीं। जनता कुछ भी वोट दे, सारे के सारे 9 के 9 बीजेपी के साथ हैं आज। मगर आपने दिखा दिया हिसार लोकसभा के चुनाव में कि भाई नेता बिकाऊ हो सकते हैं, जनता टिकाऊ है, नेता चले जा सकते हैं, लेकिन आपने हिसार लोकसभा क्षेत्र में अपनी पहचान पूरे देश में बनाई। मैं उसके लिए जयप्रकाश जी को बधाई देता हूँ, आपको भी बधाई देता हूँ। और आज ये जो हमारा अभियान चल रहा है, हरियाणा मांगे हिसाब, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने इन 10 साल में देश में भी सरकार, चंडीगढ़ में भी इनकी सरकार हरियाणा का बड़ा नुकसान कर दिया कि नहीं कर दिया नुकसान? हरियाणा का भट्ठा बिठा दिया इन्होंने। जो हरियाणा विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, अमन चैन शांति भाईचारे का, खुशहाली का प्रतीक हरियाणा 2014 से पहले हम याद करें, आज वो हरियाणा 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद, कार्यकाल के बाद बन गया बेरोजगारी का प्रतीक। देश में यही सवाल हमने इस अभियान के माध्यम से 15 सवाल पूछे आज से 1 महीने पहले इस सरकार से, लेकिन एक सवाल का जवाब इस सरकार ने नहीं दिया। बड़े सीधे सवाल हैं। 10 साल की आपकी सरकार के बाद बीजेपी वालों ये बताओ कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और ये भारत सरकार संसद में जवाब में बता रही है कि 2024 में 23-24 में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। तो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? देश में सबसे ज्यादा अपराध
क्राइम, सबसे ज्यादा अपराध दर आज हरियाणा में क्यों हो गया? देश में सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा नशा हरियाणा में। ड्रग ओवरडोज रिलेटेड जो मौत के केस हैं पंजाब से भी ज्यादा पिछले 4 साल से हरियाणा में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में हो गया। नौजवान कहीं डिप्रेशन की शिकार, कहीं नशे की शिकार, कहीं अपना घर बार बेचकर विदेश की तरफ पलायन के लिए मजबूर हो गया नौजवान। आज ऐसी स्थिति बना दी, गरीब आदमी की सारी योजनाएं बंद करा दी। मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल में 100 गज के प्लॉट किसी गांव में आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी एक गांव में आए हो आप बता दो। 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी। हमारी मकान, कितने परिवारों को मकान मिले आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहाँ मकान है? पीने के पानी की टंकी टूटी और मुफ्त पानी के कनेक्शन की ऐसी परिवारों के लिए हमारी जो स्कीम थी वो खत्म हो गई, और उन्हीं परिवारों को मुफ्त पानी की टंकी टूटी की तो दूर की बात है, पानी के बिल उनके हाथों में पकड़ाने का काम इस सरकार ने किया। आप देख रहे हैं आज ऐसी स्थिति बना दी हरियाणा में। हरियाणा के आदमी को, आम आदमी को तो उलझा दिया पोर्टलों में, आईडीओ में। अपने कागज ठीक कराओ, किसी की स्पेलिंग खराब होगी, पेंशन कट गई, डीसी ऑफिस के चक्कर काटो, पोर्टल में आईडी, फैमिली आईडी, पहचान पत्र, उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया पोर्टलों में? जब गुजरात में पोर्टल नहीं है तो हरियाणा में पोर्टल क्यों आपने लागू करने का काम किया? और हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीटी में, कच्ची भर्ती में उलझा दिया हरियाणा के नौजवान को सीटी में। अग्निवीर योजना और आगे फौज की पक्की भर्ती होती थी, फौज में भी कच्ची भर्ती। और इनसे सवाल पूछते हैं, हम कहते हैं बीजेपी जवाब दो, ऐसा क्यों हरियाणा का बट्टा बैठ गया? तो कहते हैं हिसाब नहीं देंगे। पता किसानों पे अत्याचार, सरपंच गए, सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम, यहाँ पे हमें ज्ञापन दे रहे थे, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम लिख के ले गए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। हमारे 5000 स्कूल बंद हो गए, जैसे अभी नरेश सेलवाल जी बता रहे थे, 5000 स्कूल बंद कर दिए, स्कूलों में भर्ती नहीं करी, सरकारी नौकरी खत्म कर दी। 500 स्कूलों पे धरने चले, छोटे छोटे बच्चे, पहली क्लास 5वीं क्लास के बच्चे जब धरने देने पे मजबूर हो रहे हो सरकारी स्कूलों के आगे बैठ के कि स्कूल में कोई टीचर नहीं, और एक दो महीने तक उन धरनों के बारे में उठाने के लिए कोई काम ना किया जा रहा हो, इतनी निर्दयी सरकार, दया का भाव इनके दिल में नहीं जागा। दिल्ली की सड़कों पर बैठी रही 6 महीने तक बेटियां कि हमारे साथ गलत हुआ है, FIR दर्ज हो। 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करके FIR दर्ज करी, सरकार ने FIR तक भी नहीं करी। 6 महीने तक बैठी रही, दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया। और जो आज मेडल हरियाणा के अभी 6 मेडल आए इस ओलंपिक में, आपने देखा 6 में से 5 मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके। हमें गर्व है हमारे खिलाड़ियों पर, हमें अपने खिलाड़ियों को हम बधाई देते हैं, हमें गर्व है इन खिलाड़ियों पर। लेकिन जो मेडल जब आते हैं तो बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े भाजपा के टेलीफोन करके बधाई देते हैं, उनको टेलीफोन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बधाई देने के लिए। लेकिन 6 महीने तक इन बेटियों का टेलीफोन नहीं सुना इन लोगों ने। ये वही बीजेपी के मंत्री है, पूरी बीजेपी की कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल एयरपोर्ट पे उनको लेके जाकर गुलदस्ते देकर एयरपोर्ट पे अपनी फोटो खिंचवाने के लिए पहुंचने की तैयारी, जैसे ये बेटियां पहुंचेंगी। लेकिन ये वही बीजेपी के सारे मंत्री हैं, एयरपोर्ट पे तो पहुंच गए, लेकिन 6 महीने इनके बाढ़ने के आगे धक्के खाती रही वो लड़कियां। बाढ़ने के आगे जाके किसी ने मिलने की भी इंसानियत नहीं दिखाई, कम से मिल के ज्ञापन ले लेते। संविधान में जो पक्की सरकारी नौकरी और नौकरी में आरक्षण का जो अधिकार हर वर्ग को दिया है, उस अधिकार को छीनने वाली ये सरकार पक्की सरकारी नौकरियों को समाप्त करके और जो बची खुची नौकरी उनको कच्चे में परिवर्तित करने वाली ये सरकार आज जब बीजेपी को पता चल गया कि हर वर्ग के पे इतना अत्याचार कर दिया आपने कि आपके खिलाफ बहुत लोगों में नाराजगी है, तो बीजेपी ने क्या किया? इलेक्शन से 1 महीने पहले आपने देखा, इलेक्शन से 1 महीने पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपना उप मुख्यमंत्री बदल दिया, अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, मगर अहंकार नहीं बदला। बदलना था तो अपने अहंकार की कार्यशैली बदलनी थी। सब कुछ बदल दिया, मुख्यमंत्री का चेहरा, उप मुख्यमंत्री का चेहरा, प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन अपना अहंकार नहीं बदला। आपको ने देखा होगा। और जब लोकसभा में हम पहुंचे और हमने वहां पर शपथ ली, और शपथ में जब हमने जय संविधान बोला तो आपको याद होगा सारी बीजेपी तिलमिला के उठ गई जय संविधान का नारा सुनते ही। और
हमारे आदरणीय सदन के जो हमारे स्पीकर साहब हैं उनकी तरफ से टोर टिप्पणी की गई, टोर टिप्पणी हुई कि भाई ये जय संविधान नारे की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे गर्व है जब ये टोर टिप्पणी हुई तो मैं अकेला सदन में खड़ा हुआ, 550 के सदन में, क्योंकि आपके आशीर्वाद से पहुंचा था। मैं अकेला खड़ा हुआ, अकेला ही था लेकिन सच के साथ खड़ा हुआ और मैंने कहा कि भाई जय संविधान का नारे से बड़ा कौन सा है, इस पे तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कहा था कि नहीं कहा मैंने? और फिर क्या कहा मुझे ये कहा बैठ जा। मैं कहना चाहता हूं उनको कि आप मुझे तो जो कह सकते हो कह दो, लेकिन जय संविधान के नारे को हरियाणा में नहीं बैठने देंगे, ये मैं आज बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं। तो ये अहंकार नहीं बदला। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी में, सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में है और हम हिसाब की बात करते हैं तो इनके बड़े बड़े नेता आए और इनके दिल्ली से आए, कोई कहीं से आया और कहा कि भाई हुड्डा साहब हिसाब मांग रहे हैं, हम हिसाब नहीं दिया करते, हम तो हुड्डा साहब से हिसाब लेंगे। जब ये अभियान हमने चलाया, ये इनके जो बड़े बड़े नेता दिल्ली से आ रहे हैं और कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, मैं उनको भी बताना चाहता हूं यो हरियाणा है प्रधान, है कि नहीं है? ये हरियाणा है, ये हरियाणा है। हरियाणा वाला ठगा जाता है। हरियाणा का आदमी सीधा है, हरियाणा का आदमी सच्चा है, हरियाणा का आदमी शरीफ है, हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, हम ठगे जाते हैं। पिछले 10 साल से मैं अकेला वहां पे लड़ाई लड़ता था। पहले 5 साल तो 14 से 19 तक तो दुष्यंत चौटाला भी विपक्ष में थे, लेकिन वो भूल गए, वो वहां पे दिल्ली की गलियारों में जाकर सत्ता के साथ ही रल गए, लड़ाई को भूल गए। लेकिन मैं उस समय भी विपक्ष में हम 2 थे, फिर ये चले गए। तो पिछले 5 साल में मैं अकेला इनसे लड़ता था, बड़ी ताकतों से लड़ता था और वहां पे मैं देखता था कि हरियाणा का आदमी, हरियाणा किस तरीके से ठगा जा रहा है, हरियाणा के आदमियों को किस तरीके से ठगने का काम ये लोग कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं दिल्ली में। आज देश में, मैंने इस बजट में भी बोला था, देश में सबसे ज्यादा कम बजट 29 प्रदेशों में, ये छोटी बात नहीं है, भारत सरकार की तरफ से अगर दिया गया 29 प्रदेशों में 29वां नंबर तो हरियाणा का आया। हरियाणा से 7 रुपए हरियाणा के आदमी से ले रहा है केंद्र सरकार और 1 रुपए वापिस दे रहा है। देश में कोई और दूसरा ऐसा प्रदेश नहीं जितना हरियाणा के साथ है। आपने देखा खेल बजट, बाकी बजट छोड़ो, खेल बजट में जब ओलंपिक में टीमें गई, हमारी 117 के खिलाड़ी पहुंचे ओलंपिक में, उनमें से 24 हरियाणा के मेडल आए, 6 उनमें से 5 हरियाणा के। और जब खेल बजट बांटने की बारी आई तो 29वें नंबर पे हरियाणा, 2200 करोड़ में से केवल 60 करोड़ हरियाणा को और 500 करोड़ गुजरात को देने का आप काम। हमें द्वेष नहीं गुजरात से, हमें द्वेष नहीं किसी और प्रदेश से, लेकिन कम से कम आखिरी नंबर नहीं आना चाहिए खेल बजट में, तो कम से कम आखिरी नंबर हरियाणा का नहीं आना चाहिए। क्या आपको हरियाणा से, तो हरियाणा का आदमी सीधा है, हरियाणा का आदमी भोला, हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, लेकिन जो ठग के जाता है उससे हिसाब भी लेना जानता है, उसका हिसाब बराबर करना भी जानता है, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो भाई ये कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, हम मांग रहे हैं हिसाब और ये कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, तो भाई मैं इनको कहना चाहता हूँ आप नहीं दोगे तो मैं आपको हिसाब बता देता हूँ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी वालों हरियाणा ने आपको किया था माफ, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कर देंगे हम साफ, ये हिसाब मैं इनको बताना। कर दोगे कि नहीं कर दोगे साहब? कोई मेरा बड़ा तजुर्बा है। अब ये बताओ पद यात्रा में चलेंगे, कौन कौन चलेगा भाई? ना देखो भाई मैं बताऊं, जौन सा चले वही हाथ ठाइयो भाई, कोई मतलब वो मजबूरी नहीं है भाई, कोई किसी का कोई जबरदस्ती नहीं है भाई। और बताओ भाई कौन कौन चलेगा भाई पूरी पद यात्रा? देखो भाई यही हमारे काकी ताइयों ने भी हाथ ठा लिए, और जब काकी ताइयों ने सबने हाथ ठा लिए, बड़े बुजुर्गों ने ठा लिए, तो नौजवान साथियों अगर कोई थारे में से नहीं चला ना तो थारे कान पकड़ लेंगे। तो भाई ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा में जय जवान जय किसान के नारे को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा में जय संविधान के नारे की गूंज हरियाणा से पूरे देश में पहुंचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन, हरियाणा के बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत, हरियाणा के नौजवान को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी,
हमारी हरियाणा की बेटियों को उनके मान सम्मान को दिलवाने की लड़ाई है और हरियाणा को खुशहाली, विकास और तरक्की में दोबारा से देश में नंबर 1 पे पहुंचाने की लड़ाई है। ये ईमानदारी की लड़ाई है। इस लड़ाई में जैसे जैसे बढ़ेंगे, आपने देख लिया, हिसार में भी देख लिया आपने, जब ईमानदारी की लड़ाई में बढ़ते हैं तो बेईमान इकट्ठे हो जाते हैं रोकने के लिए। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते?